नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। वर्सोवा की तंग गलियों में एक छोटा सा फ्लैट ही मेरा आशियाना है और पेशे से मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ जो डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। मेरी कहानियां पढ़कर लोग रात को बत्तियां जलाकर सोते हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं। ये मेरे साथ घटी वो भयानक रात है जब मैंने एक अनजान गांव में रात 3 बजे रेडियो चालू किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आज भी उस पल को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें रोक देगी। दोस्तों, मुंबई की चकाचौंध, ट्रैफिक का शोर और रात दिन की भागदौड़ से मैं तंग आ चुका था। मुझे एक ब्रेक चाहिए था, कुछ शांति, कुछ नया। मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे रायगढ़ जिले के एक गांव कसारा के बारे में बताया। उसने कहा, रवि, वहां जंगल, पहाड़ और एक अजीब सी शांति है। तेरी अगली डरावनी कहानी के लिए ये जगह परफेक्ट है। और ये सुनकर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। एक बैग में कुछ कपड़े, मेरा लैपटॉप और दादाजी का पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो, जो मेरे लिए उनकी यादों का खजाना था, पैक किया और निकल पड़ा। पर मुझे क्या पता था कि ये रेडियो मेरे सबसे भयानक सपने का कारण बन जाएगा। अब कसारा पहुंचते ही गांव की सादगी ने मुझे मोह लिया। मिट्टी के छोटे छोटे घर, चारों तरफ घने जंगल और हवा में एक सनसनाहट, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर रहा हो। मैंने एक पुराने गेस्ट हाउस में कमरा लिया जो कभी किसी जमींदार का बंगला हुआ करता था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और एक भारी सन्नाटा जो रात में और गहरा हो जाता था। गेस्ट हाउस का मैनेजर रामू काका एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने मुझे चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, बेटा, रात 3 बजे रेडियो मत चलाना। पर मैंने हंसकर टाल दिया, क्योंकि मुंबई में तो रात 3 बजे तक लोग पब में थिरकते हैं, फिर एक रेडियो से क्या डर। और अब पहली रात में अपने कमरे में रुका। कमरे में नमी की गंध थी, लकड़ी का फर्नीचर हर बार चरमराता और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। पर मैंने अपना रेडियो निकाला। दादाजी का वो पुराना ट्रांजिस्टर मेरे लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उनकी यादों का टुकड़ा था। मैंने उसे चालू किया, लेकिन पहले खरखराहट, फिर एक पुराना गाना बजा जो था, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, और गाना सुनकर मन हल्का हो गया। लेकिन अब ठीक 3 बजे रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद बैटरी कमजोर है, तो मैं उसे बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई साए जैसा कुछ हिल रहा हो, पर मैं नजरअंदाज करके सो गया। लेकिन अब दूसरी रात और अजीब थी। मैं देर तक अपनी कहानी लिख रहा था। रात 2:45 पर मैंने फिर रेडियो चालू किया और इस बार खरखराहट के बीच एक औरत की धीमी, कांपती आवाज आई। वो बुदबुदा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, वो आएगा, वो आएगा। और ये सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने रेडियो को और जोर से किया, लेकिन आवाज साफ नहीं हुई। और ठीक 3 बजे एक तेज चीख गूंजी और रेडियो बंद हो गया। तभी मेरे कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की की सलाखें हिलने लगी। मैंने तुरंत बत्ती जलाई, लेकिन कोई नहीं था। अब मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर निकल आएगा। अगले दिन मैंने रामू काका से रेडियो की बात छेड़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे मना किया था, इस गांव में कुछ चीजें हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने जानने के लिए जिद की, कैसी चीजें? पर वो चुप रहा और बस बोला, रात को दरवाजा बंद रखना। अब उसकी बातों ने मेरे मन में आग लगा दी। मुंबई में रहने वाला मैं, जो हर चीज को तर्क से समझता था, अब एक गांव की रहस्यमयी कहानी में उलझ गया था। तीसरी रात मैंने जानबूझकर रेडियो चलाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे सच जानना था। मैंने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू की और रेडियो को 2:50 पर शुरू किया। इस बार खरखराहट के साथ एक औरत की सिसकने की आवाज आई। वो रो रही थी, जैसे कोई भयानक दर्द में हो, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। अब ठीक 3 बजे
एक भयानक चीख गूंजी और मेरे कमरे की लाइट झपझपाने लगी। मैंने देखा कि मेरे सामने की कुर्सी अपने आप हिल रही थी, लेकिन तभी मैं चीख पड़ा और बिस्तर से कूदकर कोने में जा छिपा और डरते हुए मैंने रात बिताई। अब सुबह मैं गांव के एक चाय स्टॉल पर गया। वहां एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि ये गेस्ट हाउस पहले जमींदार का बंगला था। उसकी बेटी माया को रेडियो से बहुत प्यार था। वो रात रात भर गाने सुनती थी, लेकिन एक रात ठीक 3 बजे उसकी चीखें पूरे बंगले में गूंजी थी। लोग कहते हैं माया की आत्मा आज भी उस बंगले में भटकती है। वो रेडियो की आवाज सुनकर जागती है और अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती है। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, उसे और मत बुलाओ वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। पर मैंने उसकी बात को अंधविश्वास माना, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था। फिर भी मेरी जिद ने मुझे एक आखिरी बार रेडियो चलाने के लिए उकसाया। मैंने सोचा अगर ये सच है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा और मुंबई लौटकर अपनी कहानी का हिस्सा बनाऊंगा। चौथी रात मैंने अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और रेडियो को 2:50 पर शुरू किया। और इस बार खरखराहट के बीच एक साफ आवाज आई, तूने मुझे बुलाया, अब तू मेरा है। और ये सुनकर मानो जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अब ठीक 3 बजे मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा अंदर घुसी और मेरे सामने की दीवार पर एक छाया उभरी। वो एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे थे और आंखें खाली। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। रेडियो से अब एक भयानक हंसी गूंज रही थी जो मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर रेडियो को उठाया और दीवार पर दे मारा। वो टूट गया और आवाज बंद हो गई। लेकिन उस रात मैंने कुछ और देखा। मेरे बिस्तर के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें एक लड़की रेडियो पकड़े मुस्कुरा रही थी। सुबह मैंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया। रामू काका ने मुझे जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, बेटा तू बच गया, अब वापस मत आना। मुंबई लौटकर मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी। उसमें वो सारी आवाजें थीं, सिसकियां, चीखें और वो भयानक हंसी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो छाया जो मेरे फोन की स्क्रीन पर साफ दिख रही थी। मैंने वो तस्वीर अपने दोस्तों को दिखाई। सबने कहा इसे डिलीट कर दे, लेकिन मैंने उसे रख लिया, शायद इसलिए कि मैं उस रात को भूलना नहीं चाहता। और आज भी जब मैं अपने वर्सोवा के फ्लैट में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। रात 3 बजे मैं हर बत्ती जला देता हूं और मैंने फिर कभी रेडियो नहीं चलाया। लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है मुझे लगता है कि कहीं दूर से वो खरखराहट फिर से सुनाई दे रही है। और हाँ, वो तस्वीर वो अब भी मेरे बैग में है। और कभी कभी मुझे लगता है कि उसमें वो लड़की अब मुस्कुराती नहीं है। पर 5वीं रात के बाद मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज आपको बता रहा हूं। गेस्ट हाउस छोड़ने से पहले मैंने उस तस्वीर को अपने बैग में डाला, लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे लगा कि मेरा बैग भारी हो गया है। मैंने चेक किया, वो तस्वीर अब मेरे बैग के सबसे ऊपर थी, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। मैंने उसे बाहर निकाल कर देखा तो लड़की की आंखें अब खाली थीं और उसकी मुस्कान गायब थी। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे और मैंने तस्वीर को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचा तो वो तस्वीर फिर से मेरे बैग में थी। मुंबई लौटने के बाद मैंने उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुना। हर बार कुछ नया सुनाई देता, कभी सिसकियां, कभी हंसी और कभी एक धीमी सी आवाज जो मेरे नाम को पुकार रही थी, रवि, रवि। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब बताया तो विक्रम ने कहा, तूने गलती की रवि, तूने उसे बुला लिया। और उसने मुझे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। मैंने तांत्रिक को वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसने कहा, ये आत्मा अधूरी है, वो तुझसे कुछ चाहती है, लेकिन वो क्या चाहती थी ये कोई नहीं बता सका। तांत्रिक ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे रात 3 बजे पढ़ना, तो मैंने वैसा ही किया। लेकिन उस रात मेरे फ्लैट की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। मेरे कमरे में एक ठंडी हवा भटकने लगी और मेरे सामने वो छाया फिर से उभरी। इस बार वो मेरे करीब थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की सनसनाहट महसूस कर सकता था। पर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो छाया धीरे धीरे गायब हो गई।
लेकिन जाते जाते उसने कुछ कहा, मैं फिर आऊंगी। उस रात के बाद मैंने अपने फ्लैट में कोई रेडियो नहीं रखा। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन हर रात जब घड़ी 3 बजाती है तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने अपने फ्लैट की दीवारों पर मंत्र लिखवाए, लेकिन फिर भी वो सनसनाहट कभी कभी सुनाई देती है। अब मैंने वो रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी, लेकिन वो तस्वीर अभी भी मेरे पास है। मैं उसे फेंकना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा करने की सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। और अगर आप कभी कसारा जैसे किसी अनजान गांव में जाएं तो मेरी सलाह मानिए, रात 3 बजे रेडियो मत सुनना। कौन जानता है, माया अभी भी इंतजार कर रही हो। और हाँ, अगर आप मुंबई में मेरे फ्लैट के पास से गुजरे और रात को खरखराहट सुनाई दे तो समझ जाना वो माया है जो अपनी कहानी पूरी करना चाहती है। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन आप चाहते हैं ऐसी ही और डरावनी सच्ची कहानियां सुनना तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।